मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द पिलर 1B, जहां पर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो सब देखने वाले। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट नाइट। हम लोग देख रहे थे एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेगुलेटर। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई रेगुलेट करता है वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनीज वगैरह हमने देखा। नाउ टुनाइट वी आर गोइंग टू सी सेबी किन किन लोगों को रेगुलेट करता है। तो सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बारे में पिलर 1C में आराम से पढ़ेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फॉलोइंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सबसे पहले उसमें आता है शेयर ब्रोकर्स। शेयर ब्रोकर मतलब वो इंडिविजुअल क्लाइंट को शेयर मार्केट में शेयर्स बाइंग सेलिंग में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का भी काम पैरेलल है, वो ढेर सारे लोगों का पैसा पुल करेंगे और फिर उसे अलग अलग शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें जो प्रॉफिट होगा तो म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना प्रॉफिट का सर्टेन कमीशन काट कर बाकी का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली देयर आर राइट्स एंड इनवाइट्स फंड्स। वो क्या काम करते हैं वो भी 1C में देखेंगे। बेसिकली दे विल इन्वेस्ट योर मनी इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इन सब का भी देख रेख करने का काम सेबी देखता है। एंड देयर कुड बी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो कि अमेरिकन टर्म है, एंड मर्चेंट बैंक, जो कि इंग्लैंड में वही काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को मर्चेंट बैंक कहते हैं। बट यहाँ पर बैंक इट इज ओनली फॉर शोकेस। वो असल में बैंक मतलब ऐसा नहीं कि डिपॉजिट लेगा और सामने लोन देगा। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक और मर्चेंट बैंक, उनका काम होता है प्राइमरीली अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब किसी कंपनी को अपना शेयर्स इश्यू करना है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, जिसके बारे में अगेन 1C में देखेंगे, उसमें वो लोग इसकी मदद करते हैं टू हेल्प द कंपनीज इश्यू देयर शेयर्स एंड रेज द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो रिच पीपल के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम, उनकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर और ये शेयर वगैरह में इतना इन्वेस्ट किया, इधर ये वो, सो दे विल लुक आफ्टर द एंटायर प्रोसेस। एंड लास्टली देयर कुड बी वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड का काम ये होता है वो स्टार्टअप कंपनियों को शेयर, बॉन्ड के रूप में थोड़ा कैपिटल मुहैया कराने में मदद करते हैं। उनके बारे में भी 1C में आराम से पढ़ेंगे। सो दीज आर ऑल द एंटिटीज रेगुलेटेड बाय सेबी। इसके अलावा एक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था जो कि फॉरवर्ड मार्केट एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता था, बट वहां पर एक स्कैम हुआ और उसके बाद वो FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को बंद करके उसके रेगुलेटरी फंक्शन सेबी को दे दिए। सो नाउ द फॉरवर्ड मार्केट्स दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय सेबी। वो भी मुद्दा क्या था पिलर 1C सेबी लेक्चर में देखेंगे। सिमिलरली नेशनल हाउसिंग बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियों को रेगुलेट करता था, उसके भी सारे पावर RBI को ट्रांसफर कर दिए। सो नाउ दे आर नो लॉन्गर द रेगुलेटर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ये IRDAI, PFRDA और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके नियंत्रण में है ऐसी NBFC कंपनियां। इंश्योरेंस कंपनियां जैसे LIC है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, देन देयर आर सम री इंश्योरेंस कंपनीज, उन सब के बारे में हम लोग पिलर 1D में पढ़ेंगे। उन सब का बॉस कौन है? IRDAI। सिमिलरली देयर आर पेंशन फंड, उनके ऊपर देखने वाला है PFRDA नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी। सो दिस पेंशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज वो कैसे काम करते हैं, व्हाट आर देयर सब टाइप्स, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम, वो सब हम लोग देखेंगे पिलर 1D में। तो अभी इसमें हम लोग ज्यादा जा नहीं रहे, बट यस देयर आर 2 रेगुलेटर्स। फिर एक जमाने में ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि DHFL, मुथूट हाउसिंग, ऐसी सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कंट्रोल करती थी, बट अल्टीमेटली RBI से उसकी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करके गवर्नमेंट को दे दी और उसके रेगुलेटरी पावर वो RBI को दे दी। देन सम entities which are regulated by Ministry of Corporate Affairs। एक होती है निधि कंपनी। निधि कंपनी मतलब इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट क्लब, जहां पर जो मेंबर होते हैं वो उसमें पैसा पुल करेंगे और फिर उसमें से जो मेंबर होगा उसे लोन में पैसा दिया जाएगा। सो दोज आर निधि कंपनीज। देन देयर कुड बी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसके बारे में हमने कल रात पढ़ा था कि कैसे RBI और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पावर होता है एंड यूजुअली छोटे छोटे लोन वो गरीब लोगों को देते हैं। चीट फंड, चीट फंड भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। वहां पर भी सिस्टम कुछ ऐसा है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली दोस्त फ्रॉम पुअर फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो अपना पैसा एक जगह पुल करेंगे और उसमें से ये जो जितने मेंबर है उसी में से किसी को वो लोन में मिलेगा। नाउ हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम निधि कंपनीज वगैरह, वो सब हम लोग आराम से देखेंगे इन पिलर 1D फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां पर चीट फंड स्कैम के बारे में पढ़ेंगे।
सो प्रेजेंटली वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मैटर, बट ये चीट फंड जैसे कि श्रीराम चिट फंड, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? उसके पावर है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ द चिट फंड, जो स्टेट में वो ऑपरेट करते हैं वहां पर वो उसे रेगुलेट करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने चीट फंड के लिए अलग से रेगुलेशन का बिल लेकर आए थे। वो सारे मुद्दे भी कलेक्टिवली चीट फंड स्कैम के साथ पिलर 1D में हम लोग देखेंगे। नाउ लेट अस मूव टू अ साइड टॉपिक। कोई एक सब्जेक्ट है, उस पर कानून कौन बना सकता है? सपोज इफ आई से सिटीजनशिप ओनली यूनियन लिस्ट में है तो मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इफ आई से एग्रीकल्चर तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में है तो कानून बना सकता है। इफ आई से बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब यूनियन एंड स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बट यूनियन वाला कानून प्रिवेल करेगा। बट सपोज देयर इज सम सब्जेक्ट जो कहीं पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर जोक पर्पज, सपोज पबजी गेम को कौन रेगुलेट करेगा? सपोज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट होंगे उनको बोला जाएगा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, और उसमें यूनियन गवर्नमेंट, उनकी पार्लियामेंट कानून बनाएगी। सो सिमिलरली हमने अभी तक देखा हो कि ये म्यूचुअल फंड वाले तो सेबी कंट्रोल करेगा, इंश्योरेंस को IRDAI एंड सो ऑन। बट सपोज भविष्य में कोई नया टाइप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जन्म ले जो इतने सालों तक थी नहीं ऐसी कोई कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल ये NBFC अकाउंट एग्रीगेटर या पीयर टू पीयर लैंडिंग, तो इन सबको आप बोलेंगे कि ये न्यू NBFC विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी सभी को कौन रेगुलेट करेगा? जवाब है RBI। तो मतलब रेसिड्यूअरी पावर्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कोई रेगुलेट नहीं करता बट वो NBFC है, तो उसे कौन रेगुलेट करेगा? RBI। ये जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तो उसका काम क्या है? हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच मनी फ्लो का सर्कुलेशन करना इन द फॉर्म ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, लोन, शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप, इस तरह से फाइनेंस के रूप में वो मोबिलाइजेशन करना। जब आप बोलते हैं कि फोन पे या अमेजोन पे या ऐसे कोई प्रीपेड वॉलेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो तो बेसिकली आपका पैसा आपको खर्च करने के लिए देते हैं। सो ऑफकोर्स अमेजोन पे इज डूइंग समथिंग लाइक कि वो आपका पैसा, वो जो भी सेलर है उससे आप लक्ष्मीकांत की बुक खरीद रहे हैं और फिर आपको वो बुक दे रहा है, बट वो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं है, बिकॉज ही इज गिविंग यू बुक एंड नॉट द मनी बैक, राइट? सो दे आर नॉट ट्रेडिशनली इन द टेक्स्ट बुक सेंस, उसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं बोल सकते। दे आर सिंपली कॉल्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो आपको शॉपिंग में मदद करते हैं, और उसमें ज्यादा हमने PhD करने की जरूरत नहीं। बट द पॉइंट इज, ये सबको आप NBFC नहीं बोल सकते। सिमिलरली एयरटेल मनी, पेटीएम, ओरिजिनली देवर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, अब उनको बना गया पेमेंट बैंक। बट पेमेंट बैंक तो बोला है उनको, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइसेंस भी दिया, लेकिन वो किसी को लोन में पैसा नहीं दे सकते, हमने कल रात पढ़ा था। दे सिंपली हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इनटू अदर बैंक्स। लेकिन RBI ने कहा है कि वो बैंक है अंडर द स्कोप ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, CRR मानना होगा वगैरह। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज दे आर। फिर ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, इट इज अगेन लाइक कि जाके आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करिए कानून सुधारे, नहीं होता तब तक सिंपली यू प्रिपेयर फॉर MCQ इन द मैटर, इट इज गिवन लाइक दिस। सो ऑन पेज 60 आपने एक स्टेटमेंट लिखना है, ये रेसिड्यूअरी पावर्स टू कंट्रोल द NBFC आर रेस्ट विद RBI। मतलब कोई नई जात का, नए प्रकार का NBFC जन्म लेगा तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? बाय डिफॉल्ट RBI। फिर अगर गवर्नमेंट को लगे नो सेबी इज मोर इक्विप्ड, तो फिर वो कानून में सुधार करके उसको हैंड ओवर कर सकती है। बट अंटिल दैट हैपन्स, RBI will be responsible. So that is Surbi, Ketan, Anju, Animesh and others, this is done. तो NBFC को क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका था कि हु इज योर रेगुलेटर, RBI है, सेबी है, कौन? NBFC क्लासिफाई करने का एक दूसरा भी तरीका है। उनको ये प्रश्न पूछा जाए, आर यू अलाउड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, कैन यू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स? अगर वो बोले यस, तो आप बोलेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डैश डिपॉजिट टेकिंग, सो इट इज NBFC-D। लेकिन हमने कल रात पढ़ा था कि वो सिर्फ
टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसी डिपॉजिट ही ले सकते हैं। वो आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ऐसा नहीं खोल सकते। फॉर एग्जाम्पल बजाज फिनसर्व, दे आर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। इन सब पर एसएलआर नॉर्म्स लागू होते हैं, बट विथ सर्टेन टेक्निकल कैवियर्स। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं, नियम कुछ अलग हो सकते हैं। सो बजाज फिनसर्व, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट कैपिटल सर्विस वगैरह है। ऑन दी ऑपोजिट साइड, सपोज अगेन यू आस्क कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट, और कुछ लोग आपको बोलेंगे नो वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। भारत के अंदर मेजोरिटी ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो ऐसी हैं जिनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का आरबीआई ने अलाउ नहीं किया है। सो मोर देन 10,000 एनबीएफसीज इन इंडिया, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली तो हार्डली 100+ के आसपास ही कंपनियां हैं। खैर, सो नाउ यू मे स्टार्ट टू वंडर कि सर अगर ऐसी एनबीएफसी जो है जो पैसा डिपॉजिट में नहीं लेती तो वो पैसा लाती किधर से होंगी? वेल, दे अरेंज द मनी बाय इशूइंग देयर शेयर्स, बॉन्ड्स, मार्केट में कुछ अपने शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट, कॉमर्शियल पेपर इशू करेंगे, वो बैंकों से कोई दूसरे सोर्सेज से पैसा बोरो करके लाएंगे, और इन सबको आप बोलते हैं एनबीएफसी डैश एनडी, मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब ऐसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में भी कुछ ऐसी होंगी जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ से भी ज्यादा होगी, बिकॉज दे वुड हैव बोरोड मनी एंड दे आर गिविंग द लोन्स, एंड कलेक्टिवली लोन्स आर एसेट। तो वो बड़ा बड़ा करके उनके पास सपोज 500 करोड़ से ऊपर चले गए, तब आप बोलते हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डैश नॉन डिपॉजिट टेकिंग डैश सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब SI, जैसे L&T फाइनेंस है, ILFS वगैरह। अगर आरबीआई कोई एनबीएफसी को ये वाला टैग दे दे, दैट मीन्स आरबीआई उसके ऊपर कोई एडिशनली टफ नॉर्म्स फिट कर सकता है कि बासेल नॉर्म के हिसाब से आपने इतना कैपिटल रखना है, या XYZ अदर थिंग्स। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, इधर हमने फोकस करना है ये ILFS क्राइसिस पर क्या है। सो दैट वी हैव टू फोकस, बिकॉज ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आया उसके अंदर चैप्टर 8 फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द एनबीएफसी सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता क्या समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब ILNFS, ये कंपनी की स्थापना लेट 80s में मुंबई में होती है। शेयर होल्डिंग के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25% बाय LIC, फिर जापान का एक ग्रुप है उसके पास शेयर होल्डिंग थोड़ी है, अबू धाबी का एक ग्रुप है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के ये बनाई है। इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा के एसेट है। सो एनबीएफसी डैश एनडी डैश SI कैटेगरी में आता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कमर्शियल कंपनी, तो उसकी एक तरफ होगी एसेट, दूसरी तरफ होगी लायबिलिटी। सो व्हाट इज द स्कैम और क्राइसिस? आप जानते हैं आजकल ये बैंकों के अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट में रखो या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखो, देयर इज नॉट गुड इनफ इंटरेस्ट, एटलीस्ट हम 3 to 6% या 4 to 6% आपको ब्याज मिलता है। इसलिए बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली को पिछले 5-6 साल से ऐसा लगने लगा कि बेटर वी शिफ्ट अवर मनी टू म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड, जो हमारा पैसा कहीं पर शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा एंड होपफुली हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब ऐसे सब म्यूचुअल फंड ने पब्लिक का पैसा मोबिलाइज किया और फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया ILNFS और दूसरी ऐसी कुछ कंपनियों में। सो सपोज ILNFS तो हमने पढ़ा कि वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो वो पब्लिक से सीधा पैसा डिपॉजिट में ले नहीं सकती, बट हाँ वो पैसा बोरो कर सकती। कैसे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए उन्होंने बॉन्ड इशू किए, सिडबी से लोन लिया, IDBI से कुछ लोन लिया है, फिर शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर की मियादी के लिए उन्होंने पैसा बोरो करना है, तो कमर्शियल पेपर इशू किए थे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स इशू करी थी। सो इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच देयर, बट वो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे और म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पर पैसा मतलब वो सब्सक्राइब करेंगे जो भी इनकी बॉन्ड या सिक्योरिटी है। हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट्स वर्क वो हमारे लिए काम का नहीं, बट सफिशिएंट टू नो कि इधर का पैसा म्यूचुअल फंड में गया, उधर से गया पैसा ILFS में। सो फ्रॉम ILFS पॉइंट ऑफ व्यू ये इनकी लायबिलिटी है क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना था म्यूचुअल फंड को, और ये ILFS ने सारा पैसा जो मोबिलाइज किया अल्टीमेटली उन्होंने लोन के रूप में सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पोर्ट बनाना है, हाईवे बनाना है, इन सब प्रोजेक्ट में वो लोन में अलग अलग कंपनियों में दे दिया था। बट देन व्हाट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सपोज कोई हाईवे बन रहा है बट वहां पर लैंड एक्विजिशन करना होगा, जमीन का संपादन, गांव वालों की जमीन लेके आप वहां पर हाईवे बनाएंगे,
समटाइम्स यू हैव टू टेक एनवायरमेंट क्लियरेंस की, हमने ये इतना फॉरेस्ट कट करके वहां से हाईवे लेके जाना है. सो एज अ रिजल्ट द प्रोजेक्ट्स वेर डिलेड. और ये आईएलएफएस ने जो लोन दिए थे, जो आईएलएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एसेट है, क्योंकि जो भी हाईवे डेवलपर था उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करता. बट ओवर 270 बिलियन रुपीज वर्थ ऑफ सच लोन्स दे बिकम जंक एसेट, क्योंकि प्रोजेक्ट फिनिश ही नहीं हुआ तो वापस पैसा कैसे रिकवर करें. एडिशनली कुछ स्कैम भी हुए थे कि आईएलएफएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने अपने रिलेटिव्स के ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया जो असल में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल नहीं थे, बट मेरा साला भतीजा ऐसा बोल के लोन में उनको भी पैसा दे दी. सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये एसेट साइड में जो इनको मनी फ्लो आना चाहिए वो आना बंद हो जाएगा. एंड देन ये जो लायबिलिटी साइड में आईएलएफएस ने ये सब जो भी बोरो जहां से किया था सपोज म्यूचुअल फंड से, तो उनको पैसा वापस करने में उनको रीपेमेंट में डिफिकल्टी आई. तो फिर टाटा म्यूचुअल फंड ने अपने जो क्लाइंट्स मतलब ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली है उसको पैसा रीपे करने में डिफिकल्टी आई. एंड दैट इज द एंटायर क्राइसिस. इस अनुसंधान में ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और उसका वॉल्यूम 1 उसमें चैप्टर 8 पे लिखा है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी ऑफ एनबीएफसी सेक्टर. सो दिस के सुब्रमण्यन ही यूज्ड द वर्ड शैडो बैंक्स, यानी छाया बैंक या प्रतिछाया बैंक. मतलब कि वो असल में बैंक नहीं है, दे आर नॉट बैंक्स, लेकिन फिर भी उनके हाथ में दे कमांड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. या आईएलएफएस की 270 बिलियन रुपीस की अगर एसेट जंक हो गई, खराब हो गई, तो मतलब सोचो कितना पैसा वो लेके लोन में घुमा रहा था. सो येट दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस लाइक अ बैंक, मतलब लोन में पैसा वो दे रहे थे. बट दे आर नॉट फुल्ली अंडर द आरबीआई रेगुलेशन कि उन्होंने सीआरआर, एसएलआर या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को क्या आगे देखेंगे, बट ऐसी सब चीजें उन पर लागू नहीं होती. सो दे एंडेंजर द इकोनॉमी, इसलिए उनको बोला जाता है शैडो बैंक्स. ऐसे शैडो बैंक्स ही अमेरिका के अंदर जो सबप्राइम क्राइसिस हुई उसके लिए भी जिम्मेदार थे. भारत के अंदर शैडो बैंक का पूरा नेटवर्क, तो के सुब्रमण्यन ने बोला कि उसके मेन कंपोनेंट कुछ ऐसे. एक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डीएचएफएल, उसके केस में भी आईएलएफएस टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने जहां से पैसे उठाया था वो सब म्यूचुअल फंड वालों को वापस नहीं कर पा रहे. अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस शैडो बैंकिंग नेटवर्क इज लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड. लिक्विड मतलब तरलता किसकी ज्यादा होगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की कि शॉर्ट टर्म वाले कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी की. ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड सिक्योरिटी की लिक्विडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तुरंत आप कैश में तब्दील करवा सकते हैं. तो ये यूटीआई, कोटक, लार्सन टूब्रो, टाटा म्यूचुअल फंड, उन लोगों ने कुछ सेपरेट स्कीम बनाई है जहां पर वो शॉर्ट टर्म वाले डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल है, कंपनियों के कमर्शियल पेपर है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो इन सबको तब बोला जाता है लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स. तो ये लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस शैडो बैंक, क्योंकि वो जाके ये डीएचएफएल और आईएलएफएस सबको पैसा मोबिलाइज करके लेके आते हैं. एंड थर्ड कंपोनेंट कुड बी द रिटेल एनबीएफसी सेक्टर, जैसे गोल्ड लोन वाले, ट्रैक्टर लोन वाले, वो सब लोग. एंड प्लस ये आईएलएफएस टाइप की जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं जिसको आप एनबीएफसी डैश एनडी डैश एसआई वाली कैटेगरी में, वो सब भी इसका एक हिस्सा है. बिकॉज अल्टीमेटली ये जो सब लोग हैं वो कहीं ना कहीं, पर्टिकुलरली लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड, वो अपना पैसा आईएलएफएस को देते हैं. अल्टीमेटली द क्राइसिस इज कमिंग. सो हाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द इकोनॉमी. इससे इकोनॉमी को क्या समस्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल द हाउस होल्ड. आप सोचिए, आपने बहुत खुशी खुशी टाटा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, बट नाउ द मनी इज गॉन, सो दे लूज फेथ इन द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो वो लोग फिर क्या करेंगे, गोल्ड में, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. हाउस होल्ड अपना सेविंग का पैसा उसमें डालेंगे, बट उसके चलते वहां पर ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन के प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमी को और खराब करते हैं. उसके बारे में हम लोग सेकंड पिलर में देखेंगे. आईएलएफएस का एक शेयर होल्डर है एलआईसी. एलआईसी ने बोला है कि हम आईएलएफएस को रेस्क्यू करेंगे, मतलब वो अपने दूसरे अलग अलग बिजनेस से पैसा मोबिलाइज करके ये डूबती हुई कंपनी में डालेगा. तो एलआईसी के भी जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको फ्यूचर में दे विल नॉट एंजॉय दिस एंटायर थिंग, क्योंकि हो सकता है जो अभी 5,000 में आपको 50 लाख की पॉलिसी मिलती हो, असल में आके ही जाके हो सकता है दे विल आस्क यू कि 6,000 रुपीज आप देंगे तभी आपको 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी. सो यस, हाउस होल्ड आर बीइंग रिप्रेस्ड इन दिस मैनर. सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी हर्ट. आईएलएफएस का नाम में ही लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काम देखते हैं. सो सपोज आईएलएफएस कोलैप्सिस, तो वो हाईवे, पोर्ट और ऐसे जितने नए प्रोजेक्ट हमने बनवाने थे उसका फाइनेंस कौन मुहैया कराएगा. वो पूरी चीज, जैसे कि अपनी नहर, कैनाल में से पानी आना बंद हो गया, सो डेवलपमेंट एक्टिविटी विल सफर.
एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने फिर अपने बजट से, अपने पॉकेट से ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा फॉर बिल्डिंग द हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, बट गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमी विल नॉट ग्रो फास्ट। थर्डली, गवर्नमेंट पर क्या प्रॉब्लम आएगा? एक तो ये हाउस होल्ड जो गोल्ड और रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो ब्लैक मनी का प्रॉब्लम बनेगा, गवर्नमेंट को टैक्स में पैसा कम मिलेगा तो डेवलपमेंट विल सफर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया, आईएलएफ जैसी कंपनी बंद हो जाएगी तो गवर्नमेंट ने खुद के ज्यादा फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अलॉट करने पड़ेंगे, तो बाकी एजुकेशन या हेल्थ केयर में जितना डालना है वो डाल नहीं पाएंगे। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस क्राइसिस। उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन साइड में, आईएलएफएस तो उसके ऊपर वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बट ऑब्वियसली उन्हीं ने तो ये कुछ अपने यार रिश्तेदार भाई बते जो जीजा साले को पैसा दिया था, जो कि अब स्टक हो गया है। सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, जब भी ऐसा हो कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ऐसा कोई फ्रॉड या स्कैम करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस करके अपने आदमी वहां पर बिठा सकती है। सो उदय कोटक को ये आईएलएफएस का नया चेयरमैन बनाया। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में, इससे पहले भी सत्यम कंप्यूटर में ऐसा कुछ सिमिलर स्कैम हुआ था, तो उसके भी चेयरमैन रामलिंगा राजू को हटा के गवर्नमेंट ने अपने आदमी को बिठाया था। अपने आदमी को मतलब ये उदय कोटक इज नॉट सम आईएएस ऑफिसर, ही इज अ बिग कॉर्पोरेट लीडर, बट गवर्नमेंट ने उसे नॉमिनेट करके नाउ दिस पर्सन विल क्लीन अप द स्कैम, ऐसा उसको स्पेशल ड्यूटी पे डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, हम आगे पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट, उसके नीचे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे जैसे अपनी सीबीआई, एनआईए, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एसएफआईओ। गंभीर, ये हिंदी का फॉन्ट खबर नहीं, सिस्टम में कुछ खराब है तो ठीक से नहीं कन्वर्ट हुआ, बट वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो वो आईएलएफएस के सब ऑफिशियल ऑडिटर्स का चेकिंग कर रहा है। कंपनीज एक्ट के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक और स्टैट्यूटरी बॉडी को नोटिफाई किया जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। वो ये करेगा कि ये जो जो कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए और ऑडिटर होते हैं, उन्होंने बराबर से चेकअप क्यों नहीं किया, ऐसा स्कैम क्यों होने दिया, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। उसके बारे में भी हम लोग पिलर 1C में आराम से देखेंगे। कंपनीज एक्ट क्या है? वो कंपनियों को रेगुलेट करने का एक कानून है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे पिलर 1C में। आईएलएफएस का प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली जो पुराने उनके जो भी लोन दिए थे हाईवे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में, वो सब स्टक हो गए। अब वापस उनको बिजनेस शुरू करने के लिए भी कहीं से लोन का पैसा मोबिलाइज करना है, बट बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव लोन टू आईएलएफएस, क्योंकि वो तो इतना बड़ा स्कैम है, कौन जोखिम लेगा। सो नाउ आईएलएफएस क्या चाहता है कि मेरे जो पुराने लोन पेपर हैं उसके सामने मैं नए सिक्योरिटीज जनरेट करूं, नए बॉन्ड्स जनरेट करूं। ये जो पूरी प्रक्रिया उसको बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन। वो कैसे काम करती है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट, बट आरबीआई ने उसके लिए कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए ताकि वो अपने पुराने लोन पेपर को कन्वर्ट करा के उसके सामने इन्वेस्टर्स को नए बॉन्ड्स दे सके जिसकी टेन्योर कुछ अलग हो वगैरह। हाउ इट वर्क्स नॉट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म इवन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वेगली यू शुड हैव सम वर्ड एसोसिएशन कि हाँ ऐसा कोई चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है। एलआईसी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है आईएलएफएस का, उन्होंने बोला है कि हम इस कंपनी को कोलैप्स नहीं होने देंगे। मतलब जैसे वो आईडीबीआई लॉस मेकिंग बैंक में हमने पैसा और डाला, इधर भी पैसा डाल के वी विल रेस्क्यू दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा करने पर जो हाउस होल्ड है उनका ही वित्तीय दमन हो रहा है, अननेसेसरीली योर मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन सम लॉस मेकिंग बिजनेस। आईएलएफएस को ऐसी भी इच्छा है कि आरबीआई वगैरह हमें किसी तरह से कहीं से कुछ लोन का पैसा दिलवा दे। सो गवर्नमेंट वांट्स दैट आरबीआई शुड इंक्रीज द लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द मार्केट, और उसके लिए वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के कुछ खेल करो, ऐसा भी बीच में चल रहा था, बट वो उर्जित पटेल उस जमाने में उसको अग्री नहीं हुआ था। फुल बजट 2019 में बोला कि हम लोग ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम को एनकरेज करेंगे। मतलब आईएलएफएस के पास सपोज कोई थर्ड पार्टी के, सपोज उसके पास कुछ बॉन्ड्स हो तो उसको वो गिरवे रख के कहीं से पैसा मोबिलाइज करे वगैरह। सो गो थ्रू द ट्राई पार्टी रेपो वाला लेक्चर एंड यू विल गेट कि हाँ इसको पैसा बोरो करना है वो कैसे कर सकता। व्हाट एल्स इज बीइंग टेकन? ये जो कंपनीज एक्ट है जहां पर कंपनियों को रेगुलेट करने के अलग अलग सब प्रोविजंस दिए गए हैं। सपोज मुकेश अंबानी ने
पैसा बोरो करना है, एक तो तरीका था कि बैंक में जाके पैसा बोरो करे, दूसरा तरीका है कि वो अपने बॉन्ड इशू करे, जिसको आप डिबेंचर भी बोल सकते हैं, और वो इन्वेस्टर्स को सीधा सेल कर दे और इन्वेस्टर उसको सपोज 100 रुपीज देते हैं एट 12% इंटरेस्ट। तो जब भी कोई कंपनी, चाहे वो ऑर्डिनरी कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो जब अपने बॉन्ड इशू करते हैं तो कंपनी एक्ट में लिखा है कि ये वाले इश्यूअर ने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी DRR नाम का एक फंड बनाना होगा। सो दिस फंड, जब भी ये कंपनी काम करेगी, अपने प्रॉफिट में से सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उन्होंने ये फंड में डालना होगा। एक प्रकार का बफर वो बनाएंगे, ताकि अगर आगे चल के ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के मदद से भी, उसमें जो बफर पैसा है उसकी मदद से इन्वेस्टर को जितना पैसा प्रिंसिपल इंटरेस्ट का बाकी है थोड़ा थोड़ा करके वो चुका सके। सो दैट इज द DRR मैकेनिज्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ILFS का बिजनेस इतना पैथेटिक है कि उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो प्रॉफिट अगर होगा ही नहीं तो ये DRR फंड में वो बफर में थोड़ा पैसा अलग से रख नहीं सकते। तो फिर 2019 बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा नो प्रॉब्लम, आप जैसी ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनको हम DRR से छूट देते, यू डोंट हैव टू कीप दिस टाइप ऑफ फंड। और जो लिस्टेड फर्म है, लिस्टेड फर्म मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर कहीं पर लिस्ट हुए हैं, वहां पर बिक रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस या विप्रो या इन्फोसिस, उनको भी बोला यू ऑल्सो डोंट हैव टू कीप सच टाइप ऑफ DRR। तो उनको थोड़ी राहत दी गई ताकि वो अपना काम वापस बिजनेस रिवाइव करने का कर सके। अगेन हाउ DRR वर्क्स एंड अदर थिंग्स नॉट इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट टू नो कि बजट में एग्जाम करवा दिया। व्हाट एल्स, सपोज ILFS अपना बिजनेस रिवाइव करने के लिए वापस से बॉन्ड इशू करता है और बोले कि आई एम विलिंग टू ऑफर 12% इंटरेस्ट रेट, तो क्या इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा? नहीं, नो। हमको बेवकूफ समझाए क्या? एक तो पहले से तुम्हारा इतना बड़ा स्कैम है और वापस तुम ये लेकर आए, और अब तो तुमको बजट से छूट मिल गई है कि यू डोंट इवन हैव टू कीप द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, राइट? तो हमारी सेफ्टी के लिए क्या है, इधर वो DRR भी पहले था, अब तो वो भी नहीं है, सो हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस? सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ही विल से मुझे 12% नहीं जमेगा, इफ यू आर ऑफरिंग मी 18% इंटरेस्ट, तो मैं शायद इसमें रिस्क लेके इन्वेस्ट करूं। सो अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ILFS। इसलिए बजट 2019 में बोला कि हम लोग एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन। बेसिक मैकेनिज्म ये होगी, ILFS वाले ये क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन उसको थोड़ी फीस देंगे, और उस फीस के बदले में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इन्वेस्टर को गारंटी देगा कि सपोज ILFS ने आपका पेमेंट ऑनर नहीं किया, भविष्य में प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपके बॉन्ड का वो वापस नहीं कर रहा है, डोंट वरी, हम उसके बिहाफ पर आपको पैसा देंगे। सो ही विल बिकम लाइक अ गारंटेटर, वो दरमियानगिरी करेगा, वो जामीनदार बन जाएगा, और उसके लिए वो जो भी बैंक गारंटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ऐसे सब डॉक्यूमेंट और वो सब चीजें दिखाएगा और इन्वेस्टर राजी हो जाएंगे। सो देन इन्वेस्टर्स विल फील सेफ कि ओके ILFS पर तो भरोसा नहीं, बट इसकी वो जामीनदारी के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन, वी विल ट्रस्ट देम। सो नाउ वी विल इन्वेस्ट इन दिस ILFS बॉन्ड, और उसको हम 12% वो मांग रहा है, नो प्रॉब्लम, 12% इंटरेस्ट पे हम लोग उसको पैसा इन्वेस्ट करके देंगे। सो दैट इज द न्यू इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। व्हाट एल्स, सपोज ILFS और ऐसी दूसरी NBFC कोई पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI है, पंजाब नेशनल बैंक, उसने उसको 100 रुपया दिया है और प्रिंसिपल दूसरी NBFC कोई पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI है, पंजाब नेशनल बैंक, उसने उसको 100 रुपया दिया है और प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ 100 रुपया उसको वापस लेना है। बट सपोज ये NBFC वापस नहीं कर रही, तो ये बैंक को कितना लॉस हुआ? 100 रुपये का। तो बजट 2019 में निर्मला सीतारमण ने बोला कि जितना लॉस पब्लिक सेक्टर बैंक को हुआ उसका 10% लॉस गवर्नमेंट अपने पॉकेट से दे देगी, सो दैट इवन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल हैव सम सेफ्टी और रीअश्योरेंस कि हाँ चलिए इसको देते हैं, अगर हमारा मतलब all these other mechanisms are done and now this also promise is given कि partial guarantee of the loan, कि नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट 10% पे कर देगी। तो ऐसा करके दे विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड गिव लोन्स टू सच NBFCs। तो ये भी एक काम किया गया है।
नाउ ऑन द रेगुलेटरी साइड, आप सैटरडे का इंडियन एक्सप्रेस पढ़े तो वहां पर फिल्मों का रेटिंग दिया जाता है। जैसे कोई फिल्म को सपोज 5 में से 0 स्टार मिला है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको देखने में हमने टिकट का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो सिमिलरली फॉर दिस बॉन्ड्स देयर इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। वो बॉन्ड को बोलेगी ये AAA रेटिंग का है, मतलब बहुत अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करो। कोई D रेटिंग का है, मतलब मत इन्वेस्ट करो। तो सेबी ने उन सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर और टाइटनिंग किया कि आप ये सब ऐसी जब कंपनियों का रिव्यू करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्लियरली डिस्क्लोज करो। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी मतलब ये कंपनी फेल हो जाए उसकी क्या संभावना है। उसी प्रकार ये म्यूचुअल फंड जिन्होंने इधर दे दनादन टाटा म्यूचुअल फंड वगैरह ने IL&FS में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर भी सेबी ने नॉर्म्स टाइटन किए कि आप कौन से रेटिंग वाले बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अब से ये टाइट नॉर्म्स होंगे। RBI ने भी ये सब, क्योंकि IL&FS एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वाली NBFC है, तो RBI ऑल्सो हैज सम पावर टू से सर्टेन थिंग्स। तो ये ऐसी कंपनियों के एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के कुछ नॉर्म्स उसको और स्ट्रिक्ट किया कि आपके पास इतनी एसेट है, सामने लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए वगैरह, यू हैव टू कंट्रोल इट, अदरवाइज डू दिस दैट। वो क्या है असल में नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम। ये IL&FS क्राइसिस, फिर कल रात हमने पढ़ा था वो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस, ये सबसे हमें क्या देखने को मिला। एक बात तो है कि RBI बराबर से रेगुलेशन नहीं कर रही है, इसलिए 2019 जुलाई में उस जमाने के डेप्यूटी गवर्नर वीरल आचार्य की कमेटी बनी थी और उन्होंने RBI सेंट्रल बोर्ड को एक 3 साल का फ्रेमवर्क दिया कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स हम जो जो रेगुलेशन सुपरविजन करते हैं उसमें वी हैव टू टेक दिस मेनी रिफॉर्म्स, कि हमारा ऑफिसर का स्टाफ बढ़ाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क और बेहतर करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, सारा डेटा एनालिटिक्स हो वगैरह वगैरह, यूजिंग द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका में वो कैसे करते हैं उनके सेंट्रल बैंकर्स, हम भी ऐसा करेंगे। तो ये जो पूरा रोड मैप बनाया गया है, मतलब एक रिफॉर्म का पूरा डॉक्यूमेंट, उसको बोला जाता है उत्कर्ष 2022। सो यूजिंग दैट RBI खुद की भी पूरी प्रोसेस उसको और रेगुलेटरी प्रोसेस को रिफॉर्म कर रहा है। अब वो कैसे काम करेगा, वो सारी टेक्निकल चीजें काम की नहीं, जस्ट रिमेंबर द वर्ड एसोसिएशन। उत्कर्ष 2022 क्या है भाई, RBI अपना खुद का रेगुलेटरी मैकेनिज्म और ज्यादा बेहतर करने वाला है। एडिशनली ये फुल बजट 2019 में ये भी बोला था कि हम लोग RBI के पावर्स और इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इन सब के NBFC के ऑडिटर्स सडन रैंडम सुपरविजन कर सकते हैं, अगर 2 NBFC कमजोर हो जाए तो उसका मर्जर करवाने की कुछ पावर्स वगैरह वगैरह विल गिव। सो ऑल दैट हैज बीन हैपनिंग, व्हाट एल्स वी कैन डू, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में उसने ये कहा कि ये देखिए, एक जमाने में इन द 90 जब ये WWF बहुत चलता था तो कहीं पर स्कूल में आपने देखा होगा लोग ऐसे बच्चे कार्ड खेलते थे। इसमें सपोज ये हल्क होगन, ही इज अ रेसलर, तो इधर लिखा है कि उसने 20 टाइम्स, उसका फर्स्ट रैंक है, उसने 400 फाइट जीते हैं, उसका इतना वजन है, उसके बाइसेप में इतना स्ट्रांग है वगैरह। तो ऐसा ही हम क्यों ना कोई स्कोर कार्ड या इंडेक्स बना दे सभी NBFC कंपनियों का। उसमें फिर उसका मसल कितना और चेस्ट कितना ये नहीं मेजर कर सकते, टेक्निकल टर्म होंगे। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम आपकी NBFC में कितने हैं, आपकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका ऑपरेटिंग रिजिलियंस कितना है, मान लीजिए इतने दिनों तक आपका पैसा नहीं आया वापस तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे वगैरह। सो व्हाट डू दिस टर्म्स मीन, नॉट इंपॉर्टेंट, बट ऐसा करके सबका ये हल्क होगन है या अंडरटेकर है या कोई एकदम जॉनी वॉकर या what is the strength of your particular organization that they will find। और ये स्कोर कार्ड जो होगा उसमें आपको +100 से लेके -100 तक मार्क्स मिल सकते हैं। जितना माइनस में स्कोर आएगा दैट मीन्स कि आपकी NBFC कंपनी इट इज लाइकली टू फेल। तो उस हिसाब से जो भी सेबी है RBI, उन्होंने ये स्कोर कार्ड सबके मॉनिटर करने चाहिए ताकि एडवांस में प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा सके। सपोज इसका स्कोर धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो सडनली यू कैन टेक ओके वी हैव टू टेक एक्शन। सो दैट इज द प्राइमरी सजेशन गिवन बाय द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, उसका चैप्टर 8 ऑन दिस फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी ऑफ NBFC। बाकी ऐसा तो उसने 23 पेजेस भर के ये पूरी कहानी बताई है, ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट बना के, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ऑल दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम।
मैंने आपको पहले भी बताया था, सुब्रमण्यन वो जब सर्वे लिखता है तो इसलिए नहीं कि आईएएस एग्जाम में आपको मदद मिले, ही इज राइटिंग जस्ट बिकॉज ही हैज टू राइट, उसको सैलरी मिलता है और उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि मेरे पहले वाले सब एडवाइजर्स ने 500-500 पेजेस के सर्वे लिखे तो मुझे भी लिखना है। तो मारपीट के वो ग्राफ और ये सब करके वो खेल करते रहेगा। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे डेली एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स ने दिस दैट फलाना ढिमका करके इतने सारे लोग आ गए हैं, वो भी ऐसे एक एक पेज में जितने ग्राफ दिए उसकी एक एक वीडियो बना के पढ़ाना शुरू करते हैं। आई अगेन एडवाइज यू, पुराने पेपर्स देखिए, विल रियलाइज इतना टेक्निकल पूछते नहीं भाई, सो डोंट वेस्ट टाइम। ओके, ये चैप्टर दिया मतलब ऐसा नहीं उसका पूरा 1 घंटे का वीडियो बना के हमने पढ़ना चाहिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड पर्टिकुलरली व्हेन हार्डली सम 90 डेज आर लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, तो ये बुद्धिजीविता का कोई मतलब नहीं है। मित्रों, ये IL&FS क्राइसिस अभी समाप्त नहीं हुई है, उसके चलते बाकी भी NBFCs के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं IL&FS में पैसा डाला था, वो स्टक हो गया, तो उनके पास जो पैसा कैश में होना चाहिए, आसानी से कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, इट इज नॉट हैपनिंग। सो डेली सम बॉल बाय बॉल कमेंट इज गोइंग इन द हिंदू कॉलम एंड डेली न्यूज एनालिसिस वाला। आप याद करिए, व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ अ टॉपिक इन मेंस एग्जाम। 250 वर्ड्स का आपको GS में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट पॉइंट आपके हैंडआउट में मैंने दे दिए हैं। उससे ज्यादा अगर आपके पास ज्ञान आया तो उतना टाइम स्पेस रहेगा कि नहीं, आप उसको मेंस पे लिख नहीं पाओगे। सो डोंट वेस्ट टाइम, वी हैव लर्न सफिशिएंट। थोड़ा बढ़ो और आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो। व्हाट एल्स, हम लोग ये सब क्राइसिस वाली NBFC की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इंग्लैंड की एक ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम था थॉमस कुक। थॉमस कुक कंपनी बेसिकली, आप जब एक देश से दूसरे देश वैकेशन में जा रहे, टूर में जा रहे, तो आपने करेंसी एक्सचेंज करनी होगी, आपने अपने ट्रैवल लगेज का कुछ इंश्योरेंस लेना होगा, राइट, टिकट बुक करवानी है, होटल अकोमोडेशन, टूर पैकेज की 5 दिन स्विट्जरलैंड की यात्रा वगैरह। सो दे विल हेल्प यू इन ऑल दोज एक्टिविटीज। लेकिन आगे चल के ये Airbnb, ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप, ऐसी सब ऑनलाइन साइट आ गई है जो सीधा ही आपको होटल और एयरलाइन के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, बहुत सारा कैशबैक डिस्काउंट भी देते हैं। तो ये जो थॉमस कुक मतलब ट्रेडिशनल टाइप का जो टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट था, उसको बिजनेस मिल नहीं रहा था। सो बाय 2019 ये असल में इंग्लैंड की कंपनी है, तो वहां उन्होंने जो जो लोन लिया था उसको दे वर अनेबल टू रिपे द लोन्स, और उसका कोई रेजोल्यूशन प्लान भी वो निकाल नहीं सके कि ओके नॉट इन 10 ईयर्स, अगले 12 ईयर्स में रिपे करते हैं। बट सामने जो लैंडर्स थे बैंक NBFC, वो अग्री नहीं हुए, और यूके की गवर्नमेंट ने भी इनको कुछ मदद नहीं करी। ये थॉमस कुक वाले यूके की गवर्नमेंट को बोल रहे कि आप हमको बेल आउट करवा दिए, मतलब जामीन पे निकाल दो, हमारे टैक्स पेयर का पैसा हमारी कंपनी में डालो। बट इट डिडंट हैपन। अल्टीमेटली ये थॉमस कुक का कंपलसरी लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज है वो उसको नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा, और लैंडर्स के पैसे वापस हो जाएंगे। वैसे ये पूरा टॉपिक कोई खास काम का नहीं, बट CDS एग्जाम में सिर्फ एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन पूछा था कि इनमें से कौन सी ट्रैवल रिलेटेड कंपनी कोलैप्स हो रही है या बैंकरप्ट अभी सितंबर में डिक्लेयर हुई। सो नाउ यू नो द आंसर, थॉमस कुक। सो वी आर डन विद द NBFCs, वहां पर ये शैडो बैंक तक हमने देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग को इंडिया में परमिशन नहीं दिया, सो एज सच वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट इट, बट बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। इस्लाम और उसका जो शरिया कानून है उसमें ऐसा लिखा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने कोई भी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या गैम्बलिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब शेयर मार्केट में कोई घोड़े की रेस होती है या कसिनो होता है, उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, मुस्लिम ने कोई अल्कोहल, पोर्क या ऐसा कोई भी हराम वाली जो वस्तु वो डिक्लेयर करी है, शराब भी नहीं, ये सुअर का मांस भी नहीं, इन सब से दूर रहना चाहिए। एंड लास्टली, मुस्लिम ने ब्याज लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। सपोज किसी व्यक्ति को जरूरत है तो आप उसको पैसा दो, बट यू डोंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट। ब्याज लेना या देना वो गलत है। सो नाउ दैट मीन्स, तो फिर मुस्लिम लोग वो तो बैंक में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज बैंक का तो काम ही है ब्याज लेना और देना। सो देयरफॉर द इस्लामिक कंट्रीज दे केम अप विद अ कांसेप्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर वो असल में बैंक नहीं है, उसको आप बोल सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक तरफ डिपॉजिटर्स उसको पैसा देंगे, वो पैसे से सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसको कोई दुकान खरीदनी है, फैक्ट्री खरीदनी है, तो इस्लामिक बैंक का मैनेजर डिपॉजिटर के पैसे से वो फैक्ट्री या ऑफिस खरीद लेगा और इस बिजनेसमैन को रेंट पे किराए पर दे देगा, और सामने वो आदमी बिजनेसमैन स्वाभाविक है उस पर किराया देगा, उसमें से इस्लामिक बैंक अपना कमीशन काट के डिपॉजिटर को कुछ पैसा देगा। बट उसे आप क्या बोलेंगे,
ये आपको रेंट का, किराए का पैसा दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो जो बात थी कि ब्याज नहीं होना चाहिए, सो लाइक दे हैव वर्कड आउट कि साइड में से निकल के हम अपना बिजनेस करते हैं। सिमिलरली सपोज कुछ बार ये आदमी को ही वॉन्ट्स टू टेक अ लोन फॉर बाइंग अ हाउस, तो इस्लामिक बैंक वाला सपोज 10 लाख में मकान खरीदेगा, इस आदमी को 11 लाख में बेचेगा और फिर बोलेगा तुम टुकड़े टुकड़े में पैसा हमको देना, और फिर असल में इस्लामिक बैंक को प्रॉफिट कितना हो, 1 लाख रुपीज का, उसमें से ये महिला को अपना कमीशन काट के ये लो आपका हिस्सा। तो ये प्रॉफिट है, इंटरेस्ट नहीं है। अदरवाइज ट्रेडिशनल एसबीआई वाले क्या करते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि इस पर ये सपोज 18% इंटरेस्ट या समथिंग, दे विल नॉट से थिंग्स लाइक दैट। सो जस्ट लाइक दैट बिजनेस में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे और वापस पैसा आएगा। अब इन सब का ये इजारा और मुरबहा और मुशार का ये सब का क्या मतलब है, हमें कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं, भारत में इसको परमिट नहीं किया है। उसके प्रो और अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है आपके हैंडआउट में दिए हैं, एंड इवन दैट इज इन माय ओपिनियन नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फेडेड टॉपिक है, पुराना फूटा हुआ कारतूस टाइप का टॉपिक है। बिकॉज बाय 2017 इटसेल्फ आरबीआई ने बोला इसको परमिशन नहीं देना, तो बात खत्म हो गई थी। एनीवे, सो ऑन पेज 63 fill up this thing, ये NBFCs which are not allowed in India, इस्लामिक बैंक, उसमें क्या है, वो इंटरेस्ट की मनाही है, इसलिए ये पूरा उन्होंने अल्टरनेट मैकेनिज्म डाला है। फिर 64 के टॉप में आप लिखिए कि वाइल प्रीवियस कमिटीज सेड कि इसको परमिशन देना चाहिए, बट आरबीआई हैज सेड कि इसको नहीं देना है 2017। अंजू, आंचल, मोनमोन, कुणाल एंड अदर, दिस इज डन। तो अब तक हमने देखे वो सब को आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो कि फॉर्मल है, रेगुलेटेड है, मीन्स दे आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन लॉ, सर्टेन रेगुलेटर। उसके सामने कुछ ऐसे जिसको आप बोल सकते हैं अनरेगुलेटेड या इनफॉर्मल, अनौपचारिक प्रकार के या अनियंत्रित प्रकार के। बेसिकली श्रॉफ, शाहूकार, मारवाड़ी, जो आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए सीधा तुरंत लोन दे देते हैं, बट उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, 36% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, और वो भी मंथली बेसिस पर कंपाउंडिंग करते हो, ऐसे सब बदमाशियाँ चलती है। एंड सेकेंडली, वो पैसा रिकवर करने के लिए दे यूज स्ट्रॉन्ग आर्म रिकवरी टैक्टिक्स, मारपीट करेंगे, घर से सामान उठा के ले जाएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। सो ऑब्वियसली फिर उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन बहुत कम होंगे, राइट, क्योंकि वो दूसरी मार के पैसा लेना है, उससे तो पैसा मतलब उसकी बैड लोन तो हो नहीं सकती। आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लुकिंग एट द लॉ एंड ऑर्डर एंगल। उन्होंने कुछ कानून ऐसे बनाए हैं जहां पर ऐसे सब मनी लेंडर्स ने स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ नियम होते हैं कि इतने से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता, यू कैन नॉट यूज सम स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स, मारपीट नहीं कर सकते वगैरह। अब ये सब श्रॉफ, शाहूकार, मारवाड़ी और दूसरे इंडिजिनस बैंकर्स एंड प्रेजेंट मॉडर्न डे मनी लेंडर्स, उसके टाइप और एग्जांपल आपके हैंडआउट में दिए हैं, बट पर्सनली आई डोंट थिंक दे आर इंपॉर्टेंट आउटसाइड द बैंक।